स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय में अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा था, हुमायूं के बारे में पढ़ चुका था, शेरशाह के बारे में पढ़ चुका था। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा है अकबर से संबंधित, अकबर से जुड़ी हुई सारी मुद्दों पे हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के इस सहयोग से हमारी मनोबल बढ़ती रहे और मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निरंतर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। हम लोगों का जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक है अकबर से रिलेटेड, अकबर से जुड़ी हुई उन समस्त मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अकबर से जुड़ी हुई जिन मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, चूंकि अकबर एक बड़ा टॉपिक है इसलिए हम अकबर को पढ़ाने के लिए इसका पार्टीशन कर दे रहे हैं। इसको हम 3 खंड में करके अगर आपको पढ़ाएं तो शायद वीडियो छोटा भी रहेगा और पूरी गुणवत्तापूर्ण आप समझ भी सकते हैं। तो अकबर के बारे में जो हम लोगों का क्लास चलेगा, अगर इसमें हम पार्ट 1 की बात करें, जो पार्ट 1 की हम आपको क्लास दे रहे हैं, इसमें जो हम लोग बातचीत करेंगे इसमें स्पेशल हम लोग देखेंगे अकबर के जीवन परिचय से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो अकबर से जीवन परिचय के बाद में इसके संरक्षक के बारे में बताएंगे और इसके संरक्षक जो आएंगे वो 2 आएंगे, एक मुनीम खां आएगा और दूसरा जो आएगा वो आएगा बैरम खां आएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। मुनीम खां जो होगा ये 1551 से लेकर के 55 तक रहेगा और ये 1556 से लेकर के 60 तक रहेगा, फिर 60 से 62 तक ये हरम के अंदर में आ जाएगा। तो मैं हरम दल की बात यहीं आपको बताते हुए निकलूंगा। फिर देखा जाएगा इसी बैरम खां के नेतृत्व में ही 1556 में अकबर क्या करेगा, अपना राज्याभिषेक करवा लेगा। तो हम इसके राज्याभिषेक से जुड़ी हुई मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे और 1556 में राज्याभिषेक करवा के 1605 तक ये सत्ता को संचालित करेगा। इसके बाद जो हमारी बात चलेगी इसी 1556 में अकबर के समक्ष एक बड़ी चुनौती आएगी, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और वो चुनौती होगी पानीपत का युद्ध, जो द्वितीय युद्ध के नाम से इतिहास में बहुत चर्चित रहता है। तो हम लोग पानीपत का द्वितीय युद्ध यहीं पे पढ़ लेंगे, 1556 से जुड़ी हुई सारी बातें। और द्वितीय युद्ध के बारे में हम अफगानों के बारे में भी आपको बताएंगे, जहां हेमू की पूरी गाथा गाया जाएगा और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे बैरम खां का पूरी गाथा हम लोग गाने वाले हैं। तो इतनी सारी बातें हम आपको पार्ट 1 की क्लास में देंगे, इतनी सारी बातों पे हम बातचीत पार्ट 1 में करेंगे। जो हमारी पार्ट 2 की क्लास होगी, अगर इसमें देखा जाए तो हम इसमें स्पेशल आपको बताएंगे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बातचीत करेंगे। और जो अकबर की धार्मिक नीति आएगी, ये धार्मिक नीति इसकी 3 तरह की धार्मिक नीतियों से प्रभावित रहेगा। जो इसका फर्स्ट स्टेज होगा 1556 से देखा जाए तो 1575 तक इसका फर्स्ट स्टेप चलता है। यहाँ अकबर को देखा जाएगा कट्टर अकबर के रूप में दिखाई देगा। फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप में जब देखेंगे तो 1575 से लेकर के 1582 तक का अकबर देखा जाएगा, ये बहुत उदार अकबर हो जाएगा। और थर्ड स्टेप जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1582 से लेकर के अकबर 1605 तक बिल्कुल एक राजत्व के रूप में, मतलब एक सम्राट का स्वभाव धारण करने की कोशिश कर लेगा। यहाँ कट्टर मुसलमान के रूप में रहेगा, धर्म को समाहित करने की कोशिश करेगा और एक राजत्व को प्राप्त करने का यहाँ प्रयास करता है। तो मैं तीनों फेज में आपको करके बताऊंगा। उसके बाद इस पार्ट 2 में ही हम आपको बताएंगे अकबर अपने जीवन काल में जो साम्राज्य विस्तार करता है उसके बारे में देखेंगे और यहीं पे हम आपसे बातचीत करेंगे। इसके शासन काल में बहुत सारे विद्रोह होते हैं, उन विद्रोहों पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। फिर मेरी पार्ट 3 की जो क्लास आएगी, अगर इस पार्ट 3 में देखा जाए तो स्पेशल जो हम आपसे बातचीत करने वाले इसमें वो अकबर के 9 रत्नों के बारे में बातचीत किया जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो इस पार्ट 3 की क्लास में ही कुछ मुख्य बिंदु देखा जाएगा। जो मुख्य बिंदु यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ जो जिन मुद्दों को जोड़ने में नहीं जोड़ा जाएगा वहाँ मुख्य बिंदु यहाँ पे लेकर के मैं सारी बातचीत करूंगा। जो 1 लाइनर जैसे होगा, टोटल का टोटल 1 लाइनर एग्जाम से रिलेटेड पूरी अकबर से जानकारी यहाँ मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा।
इस तरह से मैं आपको अकबर से संबंधित सारी मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। तो मैं चलता हूं अपनी क्लास का जो संचालन करने, वो पार्ट 1 से संबंधित आज क्लास देता हूं। फिर अगली वीडियो मेरी पार्ट 2 की आएगी, फिर मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा और इस तरह से मैं अकबर को पूरी तौर तरीके से आपको कंप्लीट करके देने वाला हूं। तो हम लोग अपने क्लास का जो संचालन करते हैं वो पार्ट 1 को देखते हैं। इससे जुड़ी हुई क्या क्या मुद्दे हैं जो ऐतिहासिक स्वरूप अकबर से संबंधित धारण करते हैं और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल के रूप में पूछे जाते हैं, उन सारी मुद्दों पे करता हूं मैं आपसे बातचीत। तो अकबर जिसका शासनकाल अगर देखा जाए 1556 से 1605 दिखाई दे रहा है, पार्ट 1 की ये क्लास है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो अकबर जो था, अगर अकबर को देखा जाए तो ये केवल मुगल शासकों में ये एक ऐसा शासक आता है जो संपूर्ण मध्यकालीन शासकों में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। इसके पीछे कारण ये रहता है कि जो अकबर था, अगर मुगल साम्राज्य को देखा जाए वास्तव में किसी ने स्थापित किया तो वो अकबर था। अगर मुगल साम्राज्य को देखा जाए किसी ने विस्तारित किया तो वो अकबर था। अगर मुगल साम्राज्य को देखा जाए किसी ने अस्थायित्व प्रदान किया था तो वो अकबर था। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि अकबर वो बादशाह बन के आता है जो अपनी नवीन नीतियों को लेकर के आया, जिन नवीन नीतियों के वजह से समाज का उत्थान करने की कोशिश किया था, जनहित और लोक कल्याणकारी कार्यों को करने की कोशिश किया था। यही कारण है कि अकबर को भारत ही नहीं अपितु विश्व के बादशाहों में स्थान दिया जाता है। इसीलिए दो इतिहासकार बहुत ही मजेदार बात अकबर के बारे में बताते हैं। एक इतिहासकार आते हैं, वो आते हैं लेनपून, इनकी बात आपको याद रखना है, लेनपून आते हैं। और दूसरे इतिहासकार आते हैं ईश्वरी प्रसाद करके। इन दोनों इतिहासकारों का सवाल में अकबर से रिलेटेड सवाल पूछे जा चुके हैं। अकबर के द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार, अकबर के द्वारा दिया गया अस्थायित्व मुगलों के लिए, या कह सकते हैं कि मुगल बादशाहों में आने वाला सबसे श्रेष्ठ शासक के रूप में जो अकबर था, जो अपनी नीतियों का संचालन करने वाला था, जो कर्ता धर्ता के रूप में लोक कल्याणकारी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की कोशिश किया, उस अकबर की वीरता की गाथा को ध्यान में रखते हुए इतिहासकार लेनपून कहते हैं कि अकबर जो था वो भारत का एक महान सम्राट था, भारत का एक महान सम्राट था। वहीं पे ईश्वरी प्रसाद इतिहासकार का कहना है कि अकबर जिन नीतियों का पालन किया है, अकबर ने जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके साम्राज्य को विस्तारित करना और स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश किया था, जो मुगल साम्राज्य को वास्तव में स्थापित करने का कोशिश किया था, वो अकबर भारत का ही नहीं अपितु विश्व के सम्राटों में अपना स्थान रखता है। यानी कि ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि अकबर जो था वो विश्व स्तर पे देखा जाए तो विश्व का सम्राट के रूप में, विश्व के सम्राट के रूप में अकबर को दर्जा देते हैं। तो इन दोनों इतिहासकारों की बात आपको याद रखना है। अब इतिहासकार लेनपून और ईश्वरी प्रसाद अकबर के बारे में ऐसा क्या देख लेते हैं कि उसको इतनी बड़े महान उपलब्धि से सुशोभित करते हैं। जरा उस महान शख्स के बारे में हम लोग देखते हैं, उसके जीवन परिचय से रिलेटेड मुद्दों को। तो मैं चलता हूं अकबर के जीवन परिचय से संबंधित मुद्दों पे आपसे बातचीत करने। यानी कि अकबर के जीवन परिचय को अगर देखा जाए तो अकबर के जीवन परिचय से संबंधित हम लोगों को क्या क्या जानकारी उपलब्ध करना है, इन बातों को जरा हम लोग ध्यान देते हैं। तो अकबर जो था, ये अकबर का जन्म जो बताया जाता है, जो इसका जन्म बताया जाता है, अगर आमतौर पे हम लोग इसका जन्म, मृत्यु, जन्म, माता पिता ऐसा देखा जाता है, तो इन सब बातों को अगर ध्यान दिया जाए कि इसका जो जन्म बताया जाता है वो 1542 में बताया जाता है। और जो इसका जन्म स्थान था, जो इसका जन्म स्थान था वो था अमरकोट के, अमरकोट के, यहाँ से आप नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। अमरकोट के राजा थे, राजा बिरसाल थे, राजा बिरसाल के महल में इसका जन्म बताया जाता है। इसकी माता का जो नाम बताया जाता है, पिता तो देखा जाएगा तो पिता जो था वो अकबर के पिता के रूप में तो हुमायूं आ जाएगा, लेकिन इसके माता का जो नाम बताया जाता है वो था हमीदा बानो बेगम, हमीदा
बानो बेगम इसके माता का नाम बताया जाता है, जिनको मरियम मकामी भी कहा जाता है। मरियम मकानी के नाम से भी इनको सुशोभित किया जाता। तो मरियम मकानी के नाम से भी ये जानी जाती है, ये बात भी यहाँ लिख लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसके बचपन का जो नाम रखा गया था, इसके बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम क्या था, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो बचपन का जो इसका नाम बताया जाता वो था बदरुद्दीन। जरा बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं, इतनी सारी बातों को हम लोग जरा ध्यान देते हैं अकबर से जुड़े। यानी अकबर जो था वो 1570 में इसका जन्म हो रहा। औलाद किसका? हुमायूं का। जब हुमायूं बिलग्राम का युद्ध कर रहा था, हुमायूं को पढ़ाते समय मैंने बताया था, तो बिलग्राम के युद्ध करते समय 1540 के आसपास की यह घटना घटित हुई थी। और 1540 के बिलग्राम के युद्ध में शेरखा नामक एक व्यक्ति ने, अफगान शासक ने हुमायूं को ऐसा परास्त किया था कि हुमायूं केवल अपदस्थ ही नहीं हुआ था, बल्कि देखा जाए तो उसके हाथ से पूरी साम्राज्य ही निकल चुकी थी। और जो मुगल शासक हुमायूं दिल्ली और आगरा की सत्ता से अपना शासन व्यवस्था संचालित करता था, वो हुमायूं बिलग्राम के युद्ध के बाद एक बवाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया, एक निर्वासीन जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया। शेरखा जैसे अफगान शासक ने उसको इस तरह से अपदस्थ किया था कि राजत्व तो निकला ही निकला, उसके हाथ से हर कुछ खो गया और वो निर्वासीन जिंदगी व्यतीत करते करते वो दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों से भटकते भटकते चला जाता है सिंध के क्षेत्रों में। और सिंध के क्षेत्रों में उसको मुलाकात हो जाती है हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु, जिस गुरु का नाम बताया जाता है मीर बाबा दोस्त थे। और उस मीर बाबा दोस्त की एक पुत्री थी जिनका नाम बताया जाता है हमीदा बानो बेगम, उनका नाम बताया जाता है। इसी हमीदा बानो बेगम के साथ 1541 में हुमायूं निकाह कर लेता है और 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक औलाद पैदा होता है जिसका नाम अकबर रखा जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो अकबर का जब जन्म हो रहा है तो अकबर के जन्म के समय हुमायूं के जीवन काल की सबसे विपत्ति भरी स्थिति थी, क्योंकि हुमायूं के पास पूरी साम्राज्य ही छीन चुका था। हुमायूं के पास इतिहासकारों का कहना है कि कुछ भी बचा नहीं था सिवाय कस्तूरी के, यानी कि उसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ उसका बिखर चुका था, साम्राज्य से भी हाथ धो बैठा था और साथ ही साथ किसी भी तरह का उसके पास राजत्व भी नहीं था और न ही राजा के नाम पे कोई पहचान बच पाया था। जीवन का सबसे फकीर जिंदगी हुमायूं जी रहा था जिस समय अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के जन्म के बाद देखा जाए तो हुमायूं जो था वो अफगानों से दोबारा लड़ने की कोशिश किया और निसंदेह उसमें वो सफलता पाएगा भी, अभी उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि बचपन में देखा जाए, जो इसके बचपन का नाम बताया जा रहा है बदरुद्दीन था, अगर देखा जाए तो 1542 से लेकर के 1542 से लेकर के 1551 तक, 1542 से 1551 तक हुमायूं अपने पास नहीं रखा। यानी कि अकबर अपने माता पिता के आश्रय में नहीं था, बल्कि जिंजी अंगा हुई, महामंगा हुई, ऐसे लोगों के नेतृत्व में कंधार के क्षेत्रों में रह रहा था। यानी 42 से 51 तक अकबर कहाँ था तो कहेंगे कंधार क्षेत्र में अकबर रह रहा था। 1542 से लेकर 1551 तक। 1551 में जाकर के हुमायूं इसको जब 9 साल का ये लड़का हो गया तो 1551 में पहली बार देखा जाए 1551 में ये बनता है गजनी का सूबेदार बनाया गया। ये गजनी का बन जाता है सूबेदार। 1551 में अकबर को गजनी का बना दिया जाता है सूबेदार और सूबेदार के पद पर ये सुशोभित हो गया। 1551 के समय अकबर की उम्र जो थी वो केवल 9 वर्ष का लड़का था, क्योंकि 42 में ही उसका जन्म हुआ था। अब एक 9 वर्ष का लड़का सूबेदार के दायित्व को कैसे निभा सकता है? यही कारण है कि हुमायूं अकबर के कार्यों में सहायता करे, अकबर के कार्यों में सहयोग करे, अकबर को समय समय पर निर्देश दे, उसको अवगत कराता रहे। इसके लिए हुमायूं क्या करता है, 1551 में ही
हुमायूं एक संरक्षक नियुक्त कर देता है, जो संरक्षक अकबर को समय समय पे सलाह देगा, यानी सलाहकार के रूप में नियुक्त करता है। और वो संरक्षक कौन था? वो संरक्षक था मुनीम खां। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर अगली बात ये लिखिएगा, प्रथम संरक्षक, अकबर का जो प्रथम संरक्षक था, संरक्षक यहाँ लिख लीजिएगा, वो था मुनीम खां प्रथम संरक्षक के रूप में आता है। और ये मुनीम खां कब से कब तक था? तो कहेंगे 1551 से लेकर के 1555 तक ये अकबर के संरक्षक के रूप में था। 1551 से 1555 तक अकबर का संरक्षक मुनीम खां था और इसी मुनीम खां के नेतृत्व में अकबर सूबेदारी के कार्यों को कर रहा था। जो हुमायूं 1540 के बिलग्राम के युद्ध को हारने के बाद निर्वासीन जिंदगी जीते जीते 1542 में एक पुत्र की प्राप्ति कर लेता है, वही हुमायूं अफगानों पर, जो अफगान मुगलों की सत्ता को हटा चुके थे, यानी शेरखा के ने जो सत्ता को हटाया था, उस शेरखा के खिलाफ दोबारा अटैक करने के लिए आता है। लेकिन उस समय तक शेरखा जिंदा नहीं था, क्योंकि शेरखा जो है वो 1500 देखा जाए तो 40 से 1545 तक ही शासन करेगा मुख्य रूप से, उसके बाद उसका देहावसान हो जाता है। ये क्या करता है, 1542 के बाद अपनी धीरे धीरे प्रतिभा, शक्ति, कौशल, क्षमता का विकास करता है और 1555 में, यानी कि हुमायूं के मर जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी जब शासन चला रहे थे, तब जाकर के हुमायूं दोबारा युद्ध करता है। और वो युद्ध करता है मछुआरा का युद्ध। मछुआरा का युद्ध जीत जाता है, फिर करता है फाइनली सरहिंद का युद्ध करता है। और सरहिंद का युद्ध जब फाइनली तरीके से जीत जाता है तो हुमायूं बन जाता है दोबारा दिल्ली का शासक। यानी कि 1555 के सरहिंद युद्ध जीतने के बाद हुमायूं को दोबारा नसीब हो जाता है दिल्ली की गद्दी, वो दोबारा बन जाता है शासक। लेकिन प्रकृति ने हुमायूं को ज्यादा दिन तक राजशाही सत्ता को भोगने का नसीब दिया ही नहीं था। यही कारण है कि 1555 में जैसे वो सत्ता को हथिया लेता है हुमायूं, 1556 में जाकर के हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो दीन पनाह जो पुस्तकालय बनवाया था, भवन बनवाया था, उस भवन की सीढ़ी से गिर जाता है और लुढ़क के मर जाता है। यानी कि 1556 में उसकी मृत्यु देखी जाती है। लेकिन हुमायूं यहाँ करता क्या? जब हुमायूं सरहिंद का युद्ध जीत गया तो सरहिंद युद्ध जीतने के बाद अकबर को अपना उत्तराधिकार के रूप में घोषित करता है। यही नहीं, हुमायूं जो था वो सरहिंद युद्ध जीतने के बाद इस मुनीम खां संरक्षक को अकबर के साथ जो था उसको हटा देता है और दूसरा संरक्षक अकबर को दे देता है। और दूसरा जो संरक्षक आते हैं, दूसरा संरक्षक अगर देखा जाए, दूसरा यहाँ संरक्षक लिखिएगा तो वो आता है बैरम खां करके आता है दूसरा संरक्षक। और ये बैरम खां कब तक रहेगा? 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर के शासन काल, अकबर के नेतृत्व के रूप में पूरी कार्यभार को संभालने की कोशिश करता है। 1555 से 1556 तक के लिए बन गए, 60 तक ये काम करता है बैरम खां। अब होता क्या है, जो हुमायूं अकबर को दूसरा संरक्षक नियुक्त करके जाता है, वही हुमायूं सरहिंद युद्ध जीतने के बाद दीन पनाह भवन की सीढ़ी से गिर करके जब मर जाता है, तो ये वही बैरम खां है जो अकबर के राज्याभिषेक के लिए जिम्मेदार बन जाता है। यानी कि अकबर के पिता हुमायूं के मृत्यु के बाद बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक करवाता है और उसको राजा के पद पर, गद्दी पर बैठाता है। यानी कि देखा जाए तो अकबर का जो राज्याभिषेक हो रहा है, पिता के मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक हो रहा है, तो राज्याभिषेक कब हो रहा है? तो कहेंगे ये राज्याभिषेक हुआ था 1556 में, क्योंकि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उसी समय हुमायूं के मर जाने के बाद बैरम खां के नेतृत्व में अकबर का होता है राज्याभिषेक। ये राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अगर कोई आपसे स्थान पूछे तो कहिएगा पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर, कलानौर नामक स्थान था, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया। जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर बहुत कम उम्र का था,
लगभग 14 वर्ष की अवस्था को धारण किया था। यानी कि अकबर की उस समय की उम्र अगर देखा जाए तो 13 वर्ष का था। 13 वर्ष 4 महीना, 13 वर्ष यहाँ लिख लीजिएगा, 4 माह और 14 दिन का वो मासूम नौनिहाल था, जो एक बड़े विरासत साम्राज्य के रूप में गद्दी का करता धरता बना था। यानी कि लगभग में हम कह सकते हैं, लगभग में हम ये कह सकते हैं कि वो 14 साल का लड़का था जब उसे गद्दी नसीब हुआ था। जब अकबर गद्दी पर बैठता है तो वो एक उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा था। वो उपाधि था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। यानी कि गद्दी पे राज्याभिषेक कराते समय इसने उपाधि क्या धारण किया था, तो यहाँ लिख लीजिएगा, वो उपाधि था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि को धारण करके ये गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पे बैठने के बाद अकबर के जीवन काल में सबसे भयावह संकट का सामना करना पड़ा। और वो भयावह संकट क्या था? वो भयावह संकट था पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध को पढ़ाने से पहले हम एक नजर आपको ये बता देते हैं कि जो बैरम खां करता धरता के रूप में नियुक्त किया गया था, जरा इस बैरम खां के बारे में हम लोग 2 शब्द देख लेते हैं, क्या है जुड़ी हुई इससे बातें बैरम खां के। तो बैरम खां से जुड़ी हुई बातों को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला बात तो हम लोगों को ये याद रखना है कि ये जो बैरम खां था ये कराइकल तुर्क था। और दूसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि ये ईरानी था। और तीसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि ये शिया मुसलमान था, सुन्नी मुसलमान नहीं था, ये शिया मुसलमान था। और चौथी बात हम लोगों को ये जानना है कि जो इसके पिता वो बाबर के सेना की टुकड़ी में ऑलरेडी काम कर चुके थे। और इसके पिता का जो नाम बताया जाता है वो बताया जाता है सैफ अली खान। इसके पिता का नाम बताया जाता है। ये सैफ अली खान जो थे, यहाँ से सारी नोटबुक आप साथ साथ बनाते चलिएगा। ये सैफ अली खान जो थे ये बाबर के सेना की एक टुकड़ी में काम कर रहे थे। बाबर के सेना के समय तो सैफ अली खान का ताल्लुकात था। जब हुमायूं का शासन आता है तो हुमायूं के शासन काल के समय हुमायूं जब कन्नौज का युद्ध करने के लिए चलता है तो उसी कन्नौज युद्ध के समय ही वो बैरम खां के नेतृत्व में कन्नौज का युद्ध करने के लिए चलते हैं। यानी कि बैरम खां और हुमायूं की अगर देखा जाए मुलाकात जो चल रही है वो कन्नौज युद्ध के समय संपर्क में आ रहे हैं, सब कन्नौज युद्ध के दौरान संपर्क में आ रहे हैं। तो ये बैरम खां हुमायूं का जब कन्नौज युद्ध चल रहा था, जब हुमायूं अपना कन्नौज युद्ध कर रहा है 1540 का बेलग्राम या कन्नौज युद्ध, उसी समय की घटना है। बैरम खां इसी समय हुमायूं से मुलाकात कर रहा है। और बैरम खां इतनी ज्यादा प्रतिभा को लेकर के आया युद्ध में, इतनी ज्यादा गुणवत्ता को दिखाने का काम किया था। ये अलग बात है कि हुमायूं ने इस सत्ता को हार गया था, लेकिन बैरम खां ने प्रतिभा बहुत ज्यादा दिखाने की काम किया था। यही कारण है कि बैरम खां को इसने एक उपाधि से सुशोभित किया था। और बैरम खां को हुमायूं ने जो उपाधि दिया था वो पद था अमीर का पद था। यानी कि हुमायूं इसको एक पद दे देता है, वो पद है अमीर का। अमीर के पद से इसको सुशोभित कर देता है। इसके बाद देखा जाए तो ये बैरम खां हुमायूं के बाद अब चलता है अकबर के शासनकाल से जुड़ा हुआ। जो बैरम खां अकबर का संरक्षक बन जाता है, अकबर का राज्याभिषेक करवाता है। अकबर इसके शासनकाल से बहुत ज्यादा प्रभावित था और प्रभावित होकर के अकबर क्या करता है, अब अकबर का योगदान क्या है, अकबर इसको एक पद देता है और वो उपाधि देता है। और वो उपाधि था खान ए खाना की उसको उपाधि से सुशोभित किया बैरम खां को। इसके अलावा अकबर अपने राज दरबार में इसको पद दे देता है, वकील का पद दे देता है अकबर। वकील यानी कि वजीर का पद से इसको संबोधित कर देता है, यानी से वजीर के पद पर नियुक्त कर देता है अकबर के द्वारा। यानी कि बैरम खां को देखा जाए तो कराइकल तुर्क था, ईरानी था, शिया मुसलमान था। इसके पिता सैफ अली खां
जो बाबर के टुकड़ी से ताल्लुकात रखते थे। कन्नौज युद्ध के समय ये हुमायूं के संपर्क में आ रहा है। हुमायूं इसको अमीर का पद देता है, अकबर इसको खाने खाना का पद देता है, उपाधि देता है और साथ ही साथ वजीर का पद देता है। वो अकबर जो पिता के जीवन काल के सबसे कमजोर परिस्थिति में जन्म लिया था 1542 अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में, जिसकी मां का नाम हमीदा बानो बेगम बताया जाता है, बचपन का नाम बदरुद्दीन। कंधार के क्षेत्रों में लगभग 9 साल इसको सुरक्षित रखा गया था। 9 साल के बाद इसको गजनी का सूबेदार बनाया गया, जिसके नेतृत्व में पहली बार काम किया वो मुनीम खां था, जो 51 से 55 तक इसको नेतृत्व किया था। फिर बाद में इसका नेतृत्व करता आता है बैरम खां, और बैरम खां 56 से 60 तक इसका नेतृत्व करता है। और इसी बैरम खां के नेतृत्व में हुमायूं के यानी कि अकबर के पिता के मृत्यु के बाद 1556 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। इतनी सारी बातों को कवर करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने, और हमारा बात वो है कि जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हो रहा है उसी समय अकबर के शासनकाल में एक घोर विपत्ति भी आ रही है, और वो घोर विपत्ति था पानीपत का द्वितीय युद्ध। उसी समय की ये घटना है, द्वितीय युद्ध चल रही है, और ये घटना घटित हो रहा है 1556 में ये घटना घटित हो रहा है। यानी कि 1556 में देखा जाए तो अकबर के समक्ष एक बड़ी चुनौती आती है, और इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तो अकबर अभी बहुत मासूम लड़का है, लेकिन वो इस तमाम इतनी बड़ी चुनौती का भी सामना करने के लिए पूरी ताकत के साथ निकलता है। उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो था वो बैरम खां का था। वो बैरम खां का ही सबसे बड़ा योगदान था। इस पानीपत के युद्ध में हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो इसमें 2 बात हम लोग देखेंगे। इसमें 2 बात देखना हम लोगों को। पहली बात तो ये देखना है कि इसमें एक तरफ से क्या हो रहा है, एक तरफ मुगल सेना था, एक तरफ मुगल सेना और दूसरी तरफ कौन था, तो कहेंगे दूसरी तरफ जो था वो अफगान सेना था। यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हो रहा है वो मुगलों और अफगानों के बीच में हो रहा है। मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था बैरम खां। मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खां था, और अफगान सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, याद रखिएगा, वो हेमू था। मुगलों और अफगानों के बीच हुए पानीपत के मैदान में जो दूसरा युद्ध चला था, इस दूसरे युद्ध में एक घमासान युद्ध के रूप में चला, और द्वितीय पानीपत का हुआ घमासान युद्ध में मुगलों की जो सत्ता थी वो कमजोर पड़ती चली है, अफगानों की जो सत्ता थी वो ताकतवर पड़ती चली गई। युद्ध का फाइनल रिजल्ट अफगानों के पक्ष में आने वाला था, लेकिन आया नहीं, क्योंकि कुदरत ने ऐसा होने ही नहीं दिया। अकबर का सौभाग्य ही ऐसा था कि पानीपत का हारा हुआ युद्ध भी अकबर जीत जाता, और भारत की धरती पर रहने वाला हेमू जैसे एक विजेता व्यक्ति जो अकबर के साथ पंगा लिया था और अकबर की सेना की टुकड़ी को अपदस्थ करते करते वो अपदस्थ हो जाता है। इसके पीछे इतिहासकारों का तमाम सारा अपना स्टेटमेंट जारी होता है। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना यह है कि जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हो रहा था तो मुगल सेना के बहुत कमजोर पड़ती चली गई, अफगान सेना एकदम ताकतवर पड़ता चला गया। बावजूद इसके अफगान सेनाओं को यह पता था कि अब रिजल्ट उनके पक्ष में आने ही वाला है, कि कुदरत की ही करिश्मा ऐसे थे। जो हेमू अफगानों का नेतृत्व कर रहा है, इसके आंखों में आकर के एक तीर लग जाती है, और तीर को लग जाने या भाला लग जाने की वजह से ये काफी ज्यादा इसके शरीर से रक्त निकलने लगा, और रक्त का प्रवाह होने के बाद भी हेमू जैसा वीर योद्धा इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है कि रक्त के प्रवाह होने से हम किसी भी समय मूर्छित हो सकते हैं। वो इस बात को ध्यान दे ही नहीं रहा है, बल्कि युद्ध में पूरी ताकत और पूरी जोश के साथ वो युद्ध करता चला गया। अंततोगत्वा क्या होता है, शरीर से रक्त इतना ज्यादा निकल जाता है कि रक्त का बहाव ज्यादा हो जाने के कारण हेमू मूर्छित होकर के गिर जाता है। और जैसे हेमू मूर्छित होकर गिरता है तो अफगान सेनाओं के अंदर भगदड़ मच जाती है, और अफगान सेना जो मुगलों की सत्ता को ललकार करके उसकी सत्ता को अपदस्थ करने वाली थी,
उन मुगलों की सत्ता के सामने पीठ दिखाकर भागने की कोशिश किया और इसी कमजोरी का फायदा उठा करके मुगल सेनाओं ने जो युद्ध हार रहा था वो युद्ध को जीत करके विजय की डंका बजाया था। यानी कि देखा जाए तो अफगान सेनाओं की यहाँ हार हो जाती है और मुगल सेनाओं की जीत हो जाती है। शायद हेमू को ये बात पता नहीं था कि शरीर से इतनी ज्यादा रक्त निकल रही है। अगर रक्त का प्रवाह इतनी तेजी के साथ होता है और व्यक्ति को जीवित होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर ऑक्सीजन को शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो ब्लड होता है। ब्लड के ही सहारे ऑक्सीजन शरीर की हर कोशिकाओं तक, बाल से लेकर के नाखून तक अगर ऑक्सीजन दौड़ रहा है तो उसको दौड़ाने के लिए जो इस रास्ते के अनुसरण करता है वो रक्त होता, ब्लड होता। और ब्लड ही जब लगातार निकलता चलेगा तो शरीर की कोशिकाएं जो होंगी ऑक्सीजन के अभाव में आ जाएंगी और ऑक्सीजन के अभाव में आकर के शरीर की कोशिकाएं शिथिल हो जाएंगी। आदमी के अंदर घुटन महसूस होने लगेगा और किसी भी समय व्यक्ति मूर्छित होकर के गिर सकता है, आदमी की मौत हो सकती है। शायद इस बात का अंदाजा हेमू नहीं लगा पाया। यही कारण है कि जीती हुई युद्ध में भी हेमू की अपदस्थता देखी जाती है। यानी कि फाइनली यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं कि यहाँ बैरम खां जो है यानी कि मुगल सेना या अकबर कह सकते हैं, इसका जीत हो जाता है और हेमू जो है अफगान सेना यहाँ पे पराजित हो जाती है। इतनी सारी बातों को आप यहीं पे कवर कर लीजिए। एक नजर हम डालते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ एक बात हम लोगों को और लिखना, जो अक्सर इतिहास में पूछे गए ये सवाल आते हैं। एक इतिहासकार आते हैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, इनका कथन अक्सर पूछा जाता है, यहाँ लिख लीजिएगा डॉक्टर आरपी त्रिपाठी आते हैं। ये इतिहासकार क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध चल रहा था, ये पानीपत की द्वितीय युद्ध में हेमू की जो पराजय थी, हेमू की जो पराजय थी वो पराजय एक दुर्घटना था और अकबर का जो जीत था वो एक दैवीय संयोग था। यानी कि अकबर कुल मिलाकर के किस्मत के नाम पर जीत रहा है और हेमू जैसे वीर योद्धा के साथ समझिए एक घटना घटित हो गया जहां वो अपदस्थ हो जाते हैं। ये इतिहासकार आरपी त्रिपाठी का कथन है, जो ऑलरेडी पीसीएस जैसे एग्जाम में इस कथन को ही स्पेशल पूछा हुआ है। ना हो तो आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लीजिएगा। वो लाइन ये बढ़ाइएगा कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर का विजय एक दैवीय संयोग था। कौन से इतिहासकार ने कहा था, तो लिख लीजिएगा डॉक्टर आरपी त्रिपाठी का ये मानना था। अब हम लोग देखते हैं, एक नजर जरा हम लोग डाल लेते हैं प्रकाश, वो डालते हैं किसके ऊपर, जरा हेमू के ऊपर देखते हैं। ये हेमू था कौन, जरा इसके बारे में एक नजर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ एक नजर हेमू के बारे में। तो हेमू जो था इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये हेमू गुजरात के क्षेत्र का रहने वाला था। इस गुजरात के रेवाड़ी क्षेत्र का रहने वाला था। रेवाड़ी क्षेत्र का नमक उमक बेचने से इसका व्यवसाय चलता था। एक गरीब दुखियारा के रूप में अपनी जिंदगी का उत्थान करता है, लेकिन ये गरीब दुखियारा के रूप में तो जीवन का उत्थान करता है, ये तो बात ऐतिहासिक है। लेकिन ऐतिहासिक ये भी बात बताई जाती है कि अपने ताकत और अपनी शक्ति और अपनी प्रबलता और अपनी कौशल क्षमता और अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ये गरीब जिंदगी नहीं बल्कि बादशाहों की श्रेणी में रखा जाता है। ये हेमू गुजरात के रेवाड़ी के क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है और ये वैश्य जाति से ताल्लुकात रखता था। ये जो वैश्य जाति से ये ताल्लुकात रखता था यानी कि वैश्य जाति से संबंधित था। ये हेमू को देखा जाए तो अपने जीवन काल में ये सबसे पहले इसके ऊपर जब कुदरत का करिश्माई चमत्कार देखी गई या कायनात का करिश्माई चमत्कार या भगवान की जो करिश्माई चमत्कार थी वो क्या थी, वो चला जाता है गुजरात के क्षेत्रों में शासन करने वाले शासक इस्लाम शाह के हाथों उनका नजर चला जाता है। और इस्लाम शाह के पास जब ये जाता है तो यहीं से ये अपने जीवन की उत्थान करना शुरू कर दिया। इस्लाम शाह के पास तो अभी बहुत ज्यादा ये कौशल क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाया था। इस्लाम शाह के बाद अगर देखा जाए तो ये चला जाता है सीधे आदिल शाह के हाथों में।
और जब आदिल शाह इसको पा जाता है तो आदिल शाह के ऊपर हुए तमाम सारे युद्ध जो चलते थे, उन सारे युद्धों में आदिल शाह के जुबान से केवल हेमू ही निकलता था। यानी हर युद्ध और हर विपत्ति के सामना करने के लिए, आदिल शाह के विपरीत समस्याओं को सामना करने के लिए जो खड़ा होता था, जो युद्ध के लिए पूरी चुनौती और पूरी तत्परता के साथ लड़ने के लिए चलता था, वो कोई और नहीं था, वो हेमू था। ये हेमू आदिल शाह के शासनकाल के दौरान रह करके जिंदगी का 24 युद्ध किया था। अपने जीवन काल में टोटल 24 युद्ध किया था आदिल शाह के पास रह करके। ये टोटल 24 युद्ध करता है, 24 युद्ध करता है। और इस 24 युद्ध में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 22 युद्धों को विजित करता, 22 युद्ध को ये क्या करता है, विजित कर लेता है, यानी 22 युद्धों को जीत लिया था। इतने बड़े योद्धा अकबर जैसे एक मासूम नौनिहाल से कैसे पराजित हो सकता है, जो हेमू अपने जीवन काल में भारत की धरती पे शासन करने वाले बड़े बड़े ताकतवर राजाओं को नतमस्तक करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन 24 योद्धा विजेता जो अपने जीवन काल के सबसे रणयुद्ध नीति का पालन करने वाले शासक जाने जाते थे, उनको घुटनों के बल झुकाने में तनिक सा टाइम नहीं लिया। उतने वीर योद्धा अकबर जैसे एक मासूम नवनिहाल के समक्ष पराजित हो जाए, ये कदापि संभव नहीं है। यहाँ कुदरत की करिश्मा ही थी कि अकबर अपने पानीपत के द्वितीय युद्ध में जीतता है और हेमू पानीपत के द्वितीय युद्ध में हारता है। यानी कि देखा जाए तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का कहा हुआ बात अकाट्य सत्य साबित होता है कि वास्तव में हेमू की पराजय जो थी वो एक दुर्घटना थी और अकबर का जो जीत था वो एक दैवीय संयोग था। ये आदिल शाह के नेतृत्व में रह के काम किया था। और इससे बहुत लाजवाब एक और सवाल पूछने वाला है। स्वयं को इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, इस बात को भी लिखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से संबोधित किया। और भारतीय इतिहास का आने वाला 14वां विक्रमादित्य जो सवाल पूछा जा चुका है, 14वां विक्रमादित्य जो था वो 14वां विक्रमादित्य कोई और नहीं था, वो हेमू था। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं इस बात को देखने के लिए। हम लोगों ने ये देखा कि अकबर का जीवन परिचय को देखा, फिर हम लोगों ने देखा उसके संरक्षक, उसका राज्याभिषेक हो रहा है, फिर उसके पास उसके संरक्षक के बारे में हमने देखा। राज्याभिषेक के समय युद्ध हुआ, युद्ध में वो जीत रहा है, किससे जीता, हेमू से। तो हेमू से जीत रहा, हेमू कोई आम आदमी नहीं था, उसके हेमू के बारे में हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अकबर बैरम खां को अपना संरक्षक रखा था, अब उस बैरम खां को ही वो हटाने का निर्णय ले रहा है। यानी कि बैरम खां के पतन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बैरम खां को अब अकबर क्या कर रहा है, बैरम खां को हटाया गया। तो ये हटाया क्यों जा रहा है, जरा इसको देख लेते हैं हम। 1556 से लेकर के 1560 तक है। 1560 में अकबर चला जाता है हरम दल के प्रभाव में। अभी हरम दल क्या होता है मैं उसको बता रहा हूँ। हरम दल के प्रभाव में चला जाएगा, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी हम लोग बस ये देखते हैं कि बैरम खां को अकबर क्या कर रहा है, अब हटा रहा। अब वो अकबर के सलाह पे अपने साम्राज्य में काम करने के लिए नहीं सोच रहा, अब वो काम करेगा हरम दल के सलाह पे अपने साम्राज्य में काम करेगा। हटा क्यों रहा भाई, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो अकबर को हटाए जाने के पीछे कारण क्या, सॉरी बैरम खां को हटाए जाने के पीछे कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि बैरम खां जो था वो ईरानी था, मुगल जो थे वो तुरानी थे। बैरम जो खां था वो शिया मुसलमान था, मुगल जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे। ऐसे तमाम सारे इल्जामात को इकट्ठा करके अकबर के शुभ चिंतकों ने अकबर के सामने पेश कर दिया और कहा कि बैरम खां जैसे व्यक्ति को अगर आप साम्राज्य का सर्वे सर्वा मानेंगे तो वो किसी भी समय हम लोगों के गला पे छुरा चला सकता है, क्योंकि वो ईरानी है, हम लोग तुरानी है। वो शिया मुसलमान है, हम लोग सुन्नी मुसलमान है। शिया सुन्नी का तो मतभेद पहले से ही देखा जाता। ऐसे तमाम सारी इल्जामातों को लेकर के जब बैरम खां के विपरीत अकबर के समक्ष उपस्थित किया गया तो अकबर का भी दिमाग घूम गया और अकबर ने ये निर्णय कर लिया कि वास्तव में हमें बैरम खां को हटा करके हम साम्राज्य को संचालन करने के लिए हमें सलाहकारी एक परिषद बनाना चाहिए। और वो सलाहकारी परिषद बनाता हरम दल 1560 में।
तो हटाने के पीछे जो रीजन था वो यही था। अब हटा रहा है तो क्या कह रहा, बैरम खां के सामने अकबर ने कहा, भाई बैरम खां देखो, हम तुम्हारे सामने, तुम जीवन काल में हमारे पिता दादा परदादा से जुड़े हुए चलते चले आए, इसलिए साम्राज्य में अब तुम्हें निर्देश देने की जरूरत नहीं है। सम्राट के बाद जो तुम्हारा जगह था उस जगह को मैं अब अपने पास ले रहा हूं और तुम्हारे सामने 3 प्रस्ताव रख रहा हूं, उस तीनों में बताना कि तुमको क्या करना। बैरम खान ने बताया, उसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया। पहला प्रस्ताव अकबर ये कहता है कि भैया तुम कालपी और चंदेरी का जो क्षेत्र है, कालपी चंदेरी का सूबेदार बन जाओ। ये बात कहा, सूबेदार बनो, यानी एमपी के क्षेत्रों में आने वाला जो कालपी चंदेरी क्षेत्र था, अकबर ने कहा कि बैरम खान तुम यहाँ का सूबेदार बन जाओ। बैरम खान ने कहा, भाई जिस साम्राज्य में हम राजा के बाद दूसरा पद पे सुशोभित होते थे, अब जाएं उस राज दरबार में हम एक छोटा सा गवर्नर बन के, यानी वही बात हुआ कि एक व्यक्ति को आज राष्ट्रपति बना दीजिए, कल राष्ट्रपति बना के उसको हटाइए, कहिए भैया अब चलो तुम किसी यूनिवर्सिटी में चाय पिलाने वाला चपरासी बन जाओ या एक प्रोफेसर बन जाओ, तो कतई नहीं तैयार होगा। वो अपनी डिग्निटी को वायलेट नहीं होने देगा, डिग्निटी का उसके वायलेशन होगा, कहेगा हम ऐसे रह लेंगे फकीरों की तरह, लेकिन मैं एक राष्ट्रपति की ओहदे से उतर करके जा करके एक डिग्री कॉलेज का टीचर कतई नहीं बनूंगा। इस तरह की बात जब उसको ला करके दिया गया तो यहाँ पे क्या कर रहा है अकबर, बैरम खां क्या कर रहा है, इसको इग्नोर कर दिया। तो अकबर ने कहा ऑप्शन 1 तो खत्म कर दिया बेटा, अब ऑप्शन 2 ले लो। और ऑप्शन 2 क्या देता है, वो ये देता है कि राज दरबार में सम्राट का गुप्तचर का काम करो, यानी कि अब दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, राज दरबार में सम्राट का गुप्तचर बनने का काम दे रहा है, यानी गुप्तचर बन के रहो। जो बैरम खां राजा के बाद का सबसे बड़ा पद रखा था, वो सीबीआई और खुफिया का काम करने जाएगा, वो कहा मुझे ये काम नहीं चाहिए। इस काम को भी बैरम क्या करता है, एक एक्सेप्ट नहीं करता है, इग्नोर कर देता है। तो अकबर उसके सामने कहता, भैया लास्ट और अंतिम ऑप्शन तुम्हारे सामने रख रहा हूं, और ये लास्ट ऑप्शन ये है कि तुम भैया मक्का तीर्थ यात्रा चले जाओ, मक्का के तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाओ, राज दरबार में तुम्हारी जरूरत नहीं है। बैरम खान ने तीसरी ऑप्शन को जब देखा तो वो काफी प्रफुल्ल हुआ, कहा राज दरबार में ये सीबीआई और एजेंडा का काम करने से अच्छा होगा कि हज करने के लिए ही निकल पड़े। तो बैरम खान तीसरे ऑप्शन को क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है और ये निकल जाता है मक्का के तीर्थ यात्रा के लिए। जब ये मक्का तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है तो अकबर अपने कूटनीतिक चाल का प्रयोग करता है। वो कूटनीतिक चाल क्या था उसको मैं बताता हूँ। जब ये मक्का तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है तो अभी कुछ दूर के लिए बैरम खान गया था, रास्ते में आता है एक पाटन नामक जगह आता है, और इस पाटन नामक जगह पर, इस पाटन नामक स्थान पे अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति मिल जाता है इससे, जो व्यक्ति इसके जीवन काल का घोर दुश्मन के रूप में बताया जाता है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति था मुबारक खां था, मुबारक खां था। ये मुबारक खां इसको जैसे पाता है, बैरम खां को जैसे पाता है पाटन नामक स्थान पे, तो मुबारक खां ने क्या किया, बैरम खां का हत्या कर दिया। और बैरम खां का जैसे हत्या हो जाता है तो बैरम खां के मर जाने के बाद, बैरम खां की ऑलरेडी एक विधवा पत्नी थी। बैरम खां चूंकि अपनी पत्नी के साथ तो निकला नहीं था, तो उसकी एक विधवा, उसकी जो पत्नी थी वो विधवा हो चुकी पिता का, पति के मर जाने के बाद। तो जो उसकी विधवा पत्नी थी उसका नाम बताया जाता है सलीमा बेगम, उसका नाम बताया जाता है। इस सलीमा बेगम जो उसकी विधवा पत्नी थी, इस विधवा पत्नी से अकबर ने जाकर के शादी कर लिया। यानी कहानी बड़ी अजीबोगरीब यहाँ दिखाई देता है। बैरम खां को जैसे मक्का तीर्थ यात्रा बैरम खां ले लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो वो निकल जाता है मक्का के तीर्थ यात्रा करने के लिए। अकबर क्या करता है, अकबर बैरम खां के जीवन काल के सबसे घोर दुश्मन जो मुबारक खां था, उस मुबारक खां को बता देता है कि अकबर, बैरम खां निकल गया है मक्का तीर्थ यात्रा के लिए। और ये मुबारक खां क्या करता है, जाता है पाटन नामक स्थान पे, पकड़ के बैरम खां का हत्या कर देता है। बैरम खां मर जाता है, उसकी पत्नी जब विधवा हो जाती है सलीमा बेगम, तो उसी सलीमा बेगम से जाकर के अकबर क्या करता है, अकबर सलीमा बेगम से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। और आगे चल करके 1584 के आसपास देखा जाए तो उसका पुत्र होता, उसको खान खाना की उपाधि भी दे देता।
अब हम लोग देखते हैं मुबारक खां बैरम खां को मारने के लिए क्यों गया। इसके पीछे कहानी बहुत लंबी थी और वो कहानी ये था कि जब हुमायूं युद्ध कर रहा था, मछुआरा का युद्ध कर रहा था, तो मछुआरा युद्ध के समय मुबारक खां के जो पिता थे, मुबारक खां के जो पिता थे, इसके पिता को मछुआरा के युद्ध के समय बैरम खां ने इसके पिता की हत्या कर दिया था और ये मुबारक खां बैरम खां की तलाश कर रहा था। कहीं भी पाता तो सरेआम कत्लेआम कर देता, लेकिन राजा के राज दरबार में बैरम खां एक बड़े ओहदे पे था, उसको पाना मुबारक खां के लिए संभव था ही नहीं, इसलिए मुबारक खां को बैरम खां को मार नहीं पाता था। लेकिन बैरम खां के ऊपर जब इल्जामात लगा दिए गए और अकबर जब उसको हटा दिया और वो मक्का के लिए गया, तो अकबर ने ये सोचा कि कहीं ये आगे चल के जो सलाह हमें देता था, जो ज्ञान हमें देता था, ज्ञान देकर के कहीं हमारे सत्ता के खिलाफ ना काम करे। इसीलिए बैरम खां के दुश्मन मुबारक खां को पुरानी यादों से परिचित कराया कि तुम्हारे पिता को मछुआरा के युद्ध में यही मारा था, अब चल रहा है मक्का यात्रा के लिए, घेर लो इसको। और मुबारक खां घेर कर वहीं उसका कत्ल कर देता है और अकबर जाकर के उसकी पत्नी से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। तो जो मैंने पार्ट 1 की बात कहा था, उसमें मैंने आपको पानीपत के युद्ध तक की बातों को बताया। अब इसमें मैं आपको अकबर प्रारंभिक सुधार, अकबर के जो प्रारंभिक सुधार है उससे भी जुड़ी मुद्दे पे यही बातचीत करने वाला हूँ। अकबर ने अपना प्रारंभिक सुधार क्या किया, इतनी सारी बातों का आप चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी मैं बताता हूँ आपको अकबर से जुड़ी हुई प्रारंभिक सुधार क्या क्या है, उस मुद्दे पे हम लोग करते बातचीत। अकबर के प्रारंभिक सुधारों को अगर देखा जाए तो यहाँ आप क्या कर लीजिएगा, इधर आप समय लिख लीजिएगा, एक तरफ आप समय लिख लीजिए और दूसरे तरफ हम लोग देख लेते हैं सुधार क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं। तो समय में हम लोग देखेंगे 1562 से शुरुआत करते हैं। 1562 में अकबर पहली बार एक डिसीजन ले रहा है और वो डिसीजन क्या था, इसने दास प्रथा को क्या किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये दास प्रथा को समाप्त कर दे रहा है। फिर 1562 में ये फिर डिसीजन ले रहा है और 1562 में जाकर के ये जो अपना दूसरा डिसीजन लेता है, ये डिसीजन क्या था, ये हरम दल से मुक्त हो जाता है। हरम दल से मुक्त हो जाता है। ये क्या था हरम दल, इसको जरा समझते। इस हरम दल को पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है, पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है, या कह सकते हैं इसको पर्दा का शासन भी कहा जाता है, पर्दा का शासन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या था हरम दल या पेटीकोट सरकार या पर्दा का शासन, जरा इसको देखें हम लोग। 1551 से लेकर के 1555 तक अकबर के सलाहकारी रूप में कौन था, तो कहेंगे मुनीम खां था, मुनीम खां था। फिर मुनीम खां जब हट जाता है 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर को सलाह कौन दे रहा, तो कहेंगे बैरम खां था, बैरम खां। फिर 1560 से लेकर के 1562 तक अकबर को सलाह कौन दे रहा है, तो कहेंगे हरम दल था, हरम दल था। ये हरम दल या पेटीकोट सरकार या पर्दा के शासन, ये हरम दल कोई और नहीं था। इस हरम दल में अकबर की माता, उसके संबंधित यानी उसके चुने हुए सदस्य इस हरम दल में रहते थे। जिस तरह से मुनीम खां के नेतृत्व में इतना दिन काम किया, जिस तरह से बैरम खां के नेतृत्व में इतना दिन काम किया, उसी तरह से हरम दल के अंदर अब डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि 1560 में बैरम खां हट गया, तो 60 से 62 तक ये हरम दल के नेतृत्व में आकर के डिसीजन अब लेता है। बहुत सारे इतिहास के बहुत सारे मास्टर पढ़ाते समय यहाँ तक बातों को आ जाते हैं, लेकर के अपने स्तर को यहाँ तक गिरा देते हैं कि वो बोल देते, सीधे सीधे बोल देते हरम दल जो था अकबर या इसी के प्रभाव से काम करता था और इसमें अकबर की टोटल रानियां बैठी रहते थे। जब अकबर जहां अपने जीवन के मतलब जीवन की जिज्ञासाएं जो होती हैं, जिस आनंद की अनुभूति इंसान करता है, उस आनंद की अनुभूति करने के लिए मतलब रानियों के साथ आनंद की अनुभूति करता था और रानियों का जो डिसीजन आता था उसको सीधे साम्राज्य में लागू कर देता था। ये बिल्कुल बवाली मास्टर ही बता सकता है। बहुत सारे ऑफलाइन टीचरों को ऐसा सुना गया है, इसलिए मैं बता रहा, ऐसा कोई बात नहीं था। इस हरम दल में अकबर की माता भी सदस्य के रूप में थे। ऐसा कोई घिनौना हरकत करने के लिए वो मजबूर नहीं था, क्योंकि इस्लामिक बादशाहों के अंदर ऐसी बहुत सारी नीतियां देखी गई। इसलिए ज्यादातर टीचर कुछ ज्ञान के अभाव में भी आकर के ऐसे तमाम सारे नियम कानून बताना शुरू कर देते हैं। कुछ मस्ती मजाक में ऐसे बोल देते हैं, भले गलत बात हो और लड़के लोग भी उसको सुन के उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, लेकिन वो गलत जानकारी होती है, बिल्कुल गलत जानकारी।
तो 1560 से 62 तक ये हरम दल के प्रभाव में आया और 62 में जाकर के यहाँ मैंने लिख दिया क्या कर रहा, हरम दल से मुक्त हो गया। यानी कि अब अकबर 51 से 55 तक मुनीम खां का सहारा लिया, 56 से 60 तक बैरम खां का ले रहा, 60 से 62 तक हरम दल का ले रहा। अब 62 के बाद क्या कर रहा, कौनों दल का सहारा ना लेगा, खुद निर्णय लेने के लिए तत्पर हो जाएगा, कहेगा किसी भी दल की जरूरत हमको नहीं है। तो ये बात आपको याद रखना है, इतनी बात आप याद रखिएगा। फिर मैं यहाँ की बात आपको बताता हूँ। 1563 में देखा जाए, 1563 में अकबर क्या कर रहा है, तो यहाँ एक जजिया कर लगाया। जजिया कर से क्या कर रहा है, जजिया कर से मुक्त कर दिया, यानी जजिया कर हटा देता, जजिया कर को समाप्त कर दिया, कह सकते हैं जजिया कर समाप्त कर देता है 1563 में। जजिया कर क्या था, जो गैर मुसलमान लोग टैक्स देते थे उसे जजिया कर कहा जाता था। ये जजिया कर के बारे में मैं पहले ही अपने मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत क्लास में इन सब बातों को बढ़िया से एक्सप्लेन कर करके बताया है। अगर वहां से भी चाहे तो आप वीडियो देख करके अपनी जानकारी को उपलब्ध कर सकते हैं। 1563 में जजिया कर से को समाप्त कर देता है। 1563 के बाद अगर देखा जाए, 1563 में क्या करता है, 1563 में यहाँ लिख लीजिएगा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है। यहाँ पे एक बात लिखिएगा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। और 64 में जाकर के जजिया कर समाप्त करेगा। जजिया यहाँ लिख लीजिएगा, जजिया कर समाप्त करेगा 64 में जाकर। यानी 62 में क्या करा, दास प्रथा को समाप्त करा। फिर 62 में क्या करा, हरम दल से मुक्त हो रहा। 63 में क्या करा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करा। 64 में जाकर के जजिया कर समाप्त करा। 64 के बाद सीधे इसकी जो आती है कामकाज, वो आती है 1571 की। 1571 में क्या करता है, फतेहपुर सिकरी की स्थापना करता। फतेहपुर सिकरी यहाँ लिख लीजिएगा, फतेहपुर सिकरी की स्थापना करता। और इतना ही नहीं, इस फतेहपुर सिकरी की जब स्थापना कर देता है तो कहा जाता है कि राजधानी जो थी वो आगरा से अपना ट्रांसफर करके कहाँ लेके चला था, फतेहपुर लेके चला आया। यानी कि राजधानी अगर देखा जाए, राजधानी तो ये राजधानी क्या कर रहा, आगरा से, यहाँ लिख लीजिएगा, आगरा से क्या कर रहा है, आगरा से फतेहपुर अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर रहा फतेहपुर में। तो 1571 की ये घटना घटित हुई थी। 1571 के बाद 1575 में देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, 1575 में इबादत खाना बना दे रहा है। इबादत खाना लिख लीजिएगा, इबादत खाना की स्थापना कर रहा है। और ये इबादत खाना क्या था, तो ये कुछ था नहीं, ये धर्म गुरुओं को बैठने का एक जगह था, धर्म गुरुओं को बैठने का। 1575 में इसको बना रहा है। और 1578 में जाकर के क्या करेगा, 1578 में जाके क्या करेगा, इस इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश दे देगा। सभी धर्म के लोगों को क्या करेगा, सभी धर्म के लोगों को प्रवेश दे देता है, सभी धर्म, यानी कि इबादत खाना में हर धर्म गुरुओं को क्या करेगा, प्रवेश दे देगा। तो हम अभी आगे इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ जैन गुरु भी आएंगे, पारसी गुरु भी आएंगे, हिंदू गुरु भी आएंगे। तो सब गुरुओं के बारे में हम अभी आगे आपको बताएंगे, किस गुरु को कौन सी उपाधि देता है। जिन हरिविजय सूर्य आते हैं, जिन चंद्र सूर्य आते हैं, इन सभी लोगों को उपाधि देता है। फिर रामदास सिखों के गुरु आ जाते हैं, 500 बीघा जमीन ही दे देगा। तो वो बातें मैं अभी एक्सप्लेन करने में बताता आपको। 1577 में क्या हो रहा, सभी धर्म के लोगों को प्रवेश दे रहा। 1575 में बाद खाना बना दिया, 78 में हर धर्म के लोगों को उसमें एंट्री दे दिया। अब ये धर्म के जो लोग थे क्या करने लगे, वहां पे धर्म से संबंधित मुद्दों पे अकबर को सलाह देने का काम किए थे। 1578 में जब देखा बहुत ज्यादा ये इस्लाम धर्म धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, इस्लाम धीरे धीरे क्या होता गया, कमजोर होता चला गया। 1579 में जाकर के ये क्या कर रहा है, महजर की घोषणा कर दिया, महजर की घोषणा कर दिया। और महजर की घोषणा करके क्या कर रहा है, ये हर धर्म के लोग जब वहां एंट्री कर रहे हैं तो अपने आप को ये 1579 का रहा कि अंतिम धर्म पे डिसीजन लेने वाला जो होगा वो सम्राट होगा, राजा होगा, मतलब अकबर होगा। अपने आप को ये घोषित कर दे रहा। महजर का मतलब अपने आप को धर्म सर्वश्रेष्ठ मानने की कोशिश किया। 1579 के बाद अब इस्लाम धर्म की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो 1582 में जाके अकबर एक नया काम करता है। और वो काम क्या था, वो काम था दीन ए इलाही की स्थापना करता है। दीन ए इलाही की क्या कर रहा, स्थापना। हर धर्म के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन ए इलाही ला देता है। और 1583 में देखा जाए तो 1583 में ये इलाही संवत जारी कर देता है।
इलाही कैलेंडर एक जारी कर देता। इस तरह से देखा जाए तो अकबर के सारे कामकाज दिखाई देते हैं। अकबर के प्रारंभिक ये सुधार थे, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, तो कहेंगे प्रारंभिक, हेडिंग जो डालिएगा वो लिख लीजिए अकबर के प्रारंभिक ये सुधार है। तो पार्ट 1 में मैंने इतनी सारी बातों को कहा था जिसको मैं बता दिया, इतनी सारी बातों का भी इसको भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी जब मैं अकबर से जुड़ी पार्ट 2 की क्लास लेके आऊंगा तो वहां मैं आपसे स्पेशल बातचीत करने वाला हूं, जहां हम बातचीत करेंगे अकबर की धार्मिक नीति, 3 धार्मिक नीतियों को पढ़ा जाएगा, साथ ही साथ अकबर के साम्राज्य विस्तार को देखा जाएगा, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अकबर के समय हुए विद्रोहों को। इतनी सारी मुद्दों पे मैं बातचीत करूंगा अपने पार्ट 2 की क्लास में। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहेगा, इसे शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा ताकि हमारी मनोबल बढ़ती रहे और मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी जोशो जुनून के साथ, पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूं। तो मिलता हूं मैं अपने पार्ट 2 अकबर के पार्ट 2 सीरीज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।